शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। हाँ बिल्कुल, ये सत्य है कि शक्ति बंदूक की नली से ही निकलती है, लेकिन बंदूक की नली से एक चीज़ और निकलती है, उसे कहते हैं गोली। वो गोली जो ना रंग पहचानती है, ना रूप पहचानती है, ना भाषा, ना जात, ना मजहब। जब ये गोली चलती है तो सिर्फ एक शरीर नहीं मरता है, किसी का पिता, पुत्र, माता, किसी का भाई, किसी की बहन, या यूं कहें कि किसी की पूरी जीवित संप्रदा ही मृत हो जाती है। जब एक गोली चलती है तो सिर्फ सांसें नहीं रुकती हैं, बल्कि सांसों के साथ साथ भौतिक और सांस्कृतिक विकास का पहिया भी रुक जाता है। जब एक गोली चलती है तो सिर्फ और सिर्फ भय और कोहराम ही नहीं बढ़ता है, बल्कि बढ़ जाता है पलायन, बढ़ जाती है भूखमरी, बढ़ जाती है लाचारी, सिर्फ एक गोली के चलने से। आज फिर ये गोली चली है अफ़गानिस्तान की धरती पर तालिबान की बंदूक से। जाहिर सी बात है, बहुत कुछ खत्म हुआ होगा, खत्म हुआ है, बहुत कुछ थमा है, और जैसा कि गोली का सिद्धांत है आतंक, पलायन, तो स्पष्ट है और विदित है कि आतंक भी बढ़ा है और पलायन भी। ऐसे तमाम सुने अनसुने पहलू, भविष्य के तमाम अनुमान, तमाम संवेदनशील बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे सीनियर आदरणीय अधिवक्ता श्री अरविंद पांडे जी। मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन। आइए आज जानते हैं क्या है तालिबान का विशद मुद्दा। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप स्वयं से अपना थोड़ा सा परिचय प्रस्तुत करें, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अरविंद पांडे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं और विभिन्न स्वागत संगठनों के साथ कार्य करने का अनुभव है, जिसमें सामाजिक संगठन भी हैं, राजनीतिक संगठन भी हैं और सांस्कृतिक संगठन भी हैं जी। तो एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करने का। और आज आपने यहाँ हमें बुलाया और कुछ लोगों को अपनी बातों से अवगत कराने का अवसर दिया है। हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन को, जो अपना वार्तालाप का सेशन है, वो कुछ सार्थक परिणाम की तरफ बढ़े जी, और कुछ लोगों को जानकारियाँ हासिल हो सकें। जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि तालिबान, क्या हम तालिबान को एक संप्रभु राज्य, अफ़गानिस्तान एक संप्रभु राज्य है, तो क्या हम अफ़गानिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में तालिबान को एक मूल तत्व के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? तालिबान एक विचारधारा है जी। उस विचारधारा का संगठित होना जो आज आप देख रहे हैं, वह विचारधारा का प्रकटीकरण है। जी। तालिबान एक संगठन के रूप में आया 1994 में। अफगानिस्तान एक अभिशप्त राज्य हो गया जब उसकी पोजीशन दो बड़े राज्यों के बीच में पड़ी। जैसे भारत पर जब ब्रिटिश राज्य था जी, तो ब्रिटेन और रूस के बीच, भारत का जो ब्रिटिश साम्राज्य था और रूसी साम्राज्यवाद के बीच में, वो एक बफर स्टेट के रूप में उभरा। तो ऐसे में बफर स्टेट की जो पोजीशन होती है, वो दो बड़े साम्राज्यों के संबंधों पर निर्भर करती है। जी जी। वो दोनों के लिए एक प्लेग्राउंड बन जाता है। तो अफगानिस्तान एक प्लेग्राउंड बन गया और उस प्लेग्राउंड में हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के खिलाड़ी आए जो अपना अपना गेम खेल रहे हैं। कभी, और यह दुर्भाग्य रहा है
अफ़गानिस्तान का कि जो बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्य रहा है, देश रहा है, लेकिन वर्तमान पिछले 2 सदियों से अफ़गानिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अफ़गानिस्तान के नियंत्रण में नहीं है, अफ़गानिस्तान के राजनीति के नियंत्रण में नहीं है, अफ़गानिस्तान के लोगों के नियंत्रण में नहीं है। अर्थात अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो बाह्य प्रभावों का असर दिख रहा है। इसलिए अफ़गानिस्तान का मूल तत्व स्वीकार करना थोड़ा कठिन है तालिबान को। तालिबान अफ़गानिस्तान की राजनीति का मूल तत्व नहीं है। सर, तालिबान अफ़गानिस्तान की राजनीति का मूल तत्व नहीं हो, जैसा कि आपने भी कहा कि अफ़गानिस्तान एक प्लेग्राउंड बन गया है जहाँ पर समय समय पर अन्य राष्ट्र आते रहे और खेलते रहे। आज तालिबान की जो वापसी हुई अफ़गानिस्तान में, इसमें किसकी कितनी भूमिका है, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान या स्वयं अफ़गानिस्तान, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भूमिका का निर्धारण तब हो सकता है जी, जब भूमिका के साथ अधिकार भी प्राप्त हो। संप्रभु राष्ट्र डी फैक्टो तो हो सकता है, डी यूरे नहीं है। संप्रभु राष्ट्र होने की मान्यता उसे कितने लोग देते हैं या उसे होने कितने लोगों ने दिया, जी बिल्कुल, यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है वहाँ पे आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान खुद कुछ तय नहीं कर रहा है। जी, ऐसे में जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं जी, उसके लिए पूरा का पूरा जो शक्ति संतुलन है, जिसे आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध के बाद जी, जो अमेरिका और रूस के बीच में चला, वह काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। और आज भी आप देखेंगे कि जब अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक बड़ा बचकाना सा बयान उनका आया था और वो कहीं न कहीं भारतीय भूमिका का उपहास कर रहे थे अफ़गानिस्तान में, जो भारत की भूमिका रही है। जी, तो उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान, भारत और रूस जिम्मेदार हैं। एक बड़ी शक्ति जो 2001 से कह सकते हैं आपकी पूरी तरीके से वहाँ पे सत्ता में थी, वो सत्ता संचालित कर रही थी, जी, जी, उनके संरक्षण में चल रहा था, और जब सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर होने लगा तब उन्होंने दोष देना शुरू कर दिया। तो ये स्वीकारोक्ति थी, दुनिया की बड़ी महाशक्ति का एक स्वीकारोक्ति थी कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो कम से कम अफ़गानियों के कारण तो नहीं है। कहने का मतलब अफ़गानी जिम्मेदार नहीं है, अफ़गानिस्तान के लोग जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, पाकिस्तान को देख लें तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन का एक मुद्दा बन के रह गया है। जी बिल्कुल, इसके लिए हम कह सकते हैं कि भले लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई हो, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को जन्म लेने देने से रोकने के लिए वही देश जिम्मेदार हैं जो लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि अमेरिका चूँकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा झंडा बरदार है, इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अमेरिका की है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी सेना को हटाया, तो जब एक बड़ी फोर्स हटती है तो वैक्यूम क्रिएट होता है और उसको भरने के लिए कोई न कोई उसी तरह की फोर्स आएगी। तो अमेरिका ने मिलिट्री को हटाया है तो मिलिट्री टाइप की ही कोई फोर्स आएगी, उसे भरेगी। बिल्कुल। तो ये तालिबान का जो भी अभी रिसेंट अपसर्ज हो रहा है, वो निश्चित रूप से वो वैक्यूम जो क्रिएट किया है अमेरिका ने, तो उसकी वजह से है ये। कहने का मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर अमेरिका इस वैक्यूम को क्रिएट ना करता तो शायद ऐसी स्थिति ना आती। बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। अमेरिका और अन्य जो बड़े देश हैं जी, आप दोहा की जो बैठक हुई उसको ध्यान में रखें तो एक बात पता चल जाती है, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई थी कि अमेरिकी राजदूत मिलते हैं तालिबान के डेलीगेट्स से। तो ये जो समझौता है तालिबान को, जिसे खारिज कर चुके हैं, विचारधारा के नाम पे जो आतंकी संगठन घोषित हो चुका है, उसे अमेरिका जैसी शक्ति जब टेबल पे बैठ के वार्ता करती है तो कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज कर रही होती है। जी बिल्कुल। और यह एक बहुत बड़ा सरेंडर था, पॉलिसी सरेंडर था अमेरिका का, या वो जो बैकफुट पे गए
उसके पीछे जो भी रीज़न हो, अब वो तो बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अमेरिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इसके पीछे, और अमेरिका न करता तो ऐसा नहीं हो पाता। सर वो तो इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देते हैं कि अमेरिका सदैव अपने पीछे आतंक को पालता रहा है। सर अगला सवाल मेरा ये है कि अशरफ गनी जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति होना राष्ट्र का प्रथम पुरुष होता है, इसलिए सबसे अधिक दायित्व भी उसका होता है। वो बीच में इस्तीफा देकर देश को छोड़कर भाग गए इसे, और उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी कि हमारे पीछे हटने से इतने लोगों की जान बच गई। लेकिन इस घटनाक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं? ये उनकी बुद्धिमत्ता थी या मूर्खता या कायरता? इसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात आएगी सामने जी। आप देखेंगे कि अभी अगर कुछ कहा जाए तो राष्ट्रवाद शब्द आएगा, जो थोड़ा विवादित सा शब्द दिखता है इस समय, खासकर भारत में, पूरी दुनिया में रहा है। लेकिन दुनिया का नेशनलिज्म भारत का राष्ट्रवाद नहीं है फिलहाल, वो उसमें डिफरेंस है। इस डिफरेंस को बहुत सारे लोगों ने इस्टेब्लिश किया और बताया भी है, देखने समझने की ज़रूरत है वो। तो किसी भी देश का कि विदेश नीति का, संप्रभुता का एक बड़ा लक्षण है कि आपकी विदेश नीति किस चीज़ से प्रभावित होती है जी। अफगानिस्तान की विदेश नीति अफगानिस्तान की विदेश नीति नहीं थी, इसलिए जो भी निर्णय लिए जाते थे वहाँ का नेतृत्व अपने विदेशी संबंधों के लिए अपने आकाओं पर निर्भर हुआ करता था। तो जो स्वाभाविक नेतृत्व पनपना चाहिए था, वह अशरफ गनी का नेतृत्व स्वाभाविक नेतृत्व नहीं था, राष्ट्र का नेतृत्व नहीं था, वो तो पॉलिटिकल सेटलमेंट था, जिसे अमेरिका ने कर दिया था तालिबान को हटा करके। तो पॉलिटिकल सेटलमेंट सेंटिमेंट के साथ जुड़ेगा लोगों के, यह संभव नहीं होता। इसीलिए अशरफ गनी न तो नेता बन पाए और ना ही उनके संरक्षक बन पाए। बिल्कुल, इसीलिए वो नेतृत्व की लाचारी ही प्रकट करता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र में अगर राष्ट्रवादी तत्वों का समावेश विदेश नीति में नहीं होगा तो कभी भी जनता का समर्थन लोगों के साथ नहीं होता। जनता जिस तरीके से भाग रही है वो ये बताता है कि उसे भरोसा ही नहीं है अपने नेतृत्व पे। कुछ हजार लड़ाकों की फौज कुछ लाख लोगों की फौज को पराजित कर देती, इसका मतलब है कि नेतृत्व ठीक नहीं कर पा रहा है या नेतृत्व में आस्था नहीं थी। तो अशरफ गनी कोई बहुत बड़ा नेतृत्व उसे मत देखिए, वो उसे एक संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष मत कहिए, वो तो टूल था एक। तो ये स्वाभाविक परिणाम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का जो तत्व होता है विदेश नीति में, उसे जरूर पुट होना चाहिए, क्योंकि यह तत्व नहीं होगा तो कभी भी राष्ट्रीय आस्था के केंद्र में वह नेतृत्व नहीं आ पाता। कहने का मतलब सर, अशरफ गनी जैसे हम लोगों के यहाँ नुक्कड़ नाटक चलते उसमें होती है कठपुतली, हाँ वो कठपुतली है, उनको नचा कोई रहा था, डोर टूटी और उनकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर संयुक्त राष्ट्र संघ जो जब विश्व युद्ध हुए तो शांति स्थापित करने के लिए तमाम उद्देश्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का मौन रहना इस तरीके से उसकी प्रासंगिकता पे सवाल नहीं खड़ा करता है? देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपने एक बड़ा नाम सुना होगा, आचार्य नरेंद्र देव जी। जी बिल्कुल। वो कहा करते थे कि विदेशी संबंधों में नैतिकता जैसा कोई शब्द होता नहीं है, क्योंकि नेहरू जी इसके बड़े समर्थक थे जी। तो आप जो कह रहे हैं वो नैतिकता की बात है कि भाई कितने, और वो जो जिन संगठनों की बात कर रहे हैं वो तब तक ही प्रासंगिक है जब तक नैतिकता बाध्य करती है अमेरिका को, रूस को, जापान को, बड़े जो पावर्स हैं उनको, कि वो तब तक उसे स्वीकार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई भी आदेश, कोई भी कन्वेंशंस वो मैंडेटरी तो है नहीं, वो तभी आगे आएगा जब लोग सहमत हों, टालना चाहते हो, ईमानदारी का प्रयास हो। जब ईमानदारी के प्रयास ही नहीं होंगे तो संगठन बनाने से काम थोड़े चलेगा। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है जी, सार्क एक बड़ा संगठन है
जिसमें अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, भारत भी है। लेकिन भारत का होना ही इसके असफल होने की एक बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि सबको भय है कि भारत बड़ा हाथी है। तो किसी भी संगठन में ये जब तक ये भाव रहेगा तब तक वो सफल होने की गुंजाइश उसकी बहुत कम होती, चाहे जितने प्रयास आप कर लें। थोड़ा सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से थोड़ा भारत की ओर रुख करते हैं। भारत ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में बहुत बड़ा निवेश किया, या यूँ कहें कि वहाँ की संसद में भी हमारी निधि लगी हुई है। आज का माहौल ये है कि संसद हमारी और मंत्री तालिबान के, सड़क हमारी और वाहन तालिबान के। इतना बड़ा निवेश करने के बाद आज जब हुकूमत एक आतंकी संगठन के हाथों में चली गई है, तो भारत क्या करेगा? क्या अपना निवेश व्यर्थ होने देगा या कोई कदम उठाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ रखने वाले लोगों को इस पर परेशान नहीं होना चाहिए। रास्ते बहुत हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है अफगानिस्तान पर नहीं, कहीं भी किसी भी देश में वो मान्य है, पूरी दुनिया की राजनीति में मान्य है, वो सैन्य रणनीति में वो मान्य है। किसी का निवेश प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि तालिबान को भी अगर सत्ता चलाना है तो उसे भी रोड चाहिए जी, उसे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसे तालिबान खराब क्यों करेगा? और अगर खराब करेगा तो वो स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि शासन तो जनता पे करना है। तालिबान ने जो अभी संकेत दिए, पिछले कुछ दिनों से उन्होंने संकेत देना शुरू किया है कि शरिया कानून लगाने के बावजूद हिंदुओं से के नेताओं से बात किया, सिखों के नेताओं से बात किया। उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं वो छोड़ के न जाएं, क्योंकि एक बार, लेकिन तालिबान भरोसे के लायक है कि नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। 1996 से लेकर 2001 तक सत्ता तालिबान की रही अफगानिस्तान में। और आप लोगों को याद होगा, कुछ लोग नई पीढ़ी के लोग शायद याद होगा उन्हें, कि 1999 में कांधार वाली घटना, कांधार जो भारत का एक जहाज अपहरण हुआ था और कांधार ले जाया गया था, तब तालिबान की ही सत्ता थी जी। तो तालिबान जो कह रहा है उस पर कितना भरोसा किया जाएगा, एक सवाल है। सर, तालिबान के प्रवक्ता का जो ताज़ा बयान आया तो उन्होंने कहा, कश्मीर पर भी टिप्पणी की कि ये भारत का द्विपक्षीय और आंतरिक मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि आपने कहा कि तालिबान पे कितना भरोसा किया जाए, ये बड़ा सवाल है। सर, एक बात जहन में आती है कि पाकिस्तान भी प्रत्यक्ष रूप से तालिबान का समर्थन कर रहा है और चाइना भी समर्थन कर रहा है, और सीमा पर, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ये दोनों राष्ट्र हमारे शत्रु हैं। क्या तालिबान के संपर्क पर होते हुए हमारी सीमाएं प्रभावित नहीं होंगी इन देशों से? देखिए, अब कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जैसा मैंने कहा कि शत्रु और मित्र नहीं है, बाजार ने इतना प्रभावित किया है कि अब कोई अस्थाई शत्रु और मित्र नहीं रह गया है जी। वही तालिबान अफगान मुजाहिदीन के नाम से जब जाने जाते थे तो अमेरिका ने उन्हें हथियार सप्लाई किया। जिन हथियारों से तालिबानी लड़ रहे हैं वो हथियार कहाँ के हैं? वो हथियार अमेरिका ने ही प्रोवाइड कराए हैं। आज अमेरिका वहाँ से गया है तो सारे हथियार फिर उन्हें मिल गए हैं। बिल्कुल। तो ये नहीं कहा जा सकता कि चीन दुश्मन है, पाकिस्तान शत्रु है। ये सब नैरेटिव्स हैं। पूरा का पूरा विश्व में जो शक्ति संतुलन की स्थिति है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है जी। अब जिसके पास जितना बड़ा बाजार होगा वो उतना बड़ा खिलाड़ी होगा। या तो आप सप्लायर हो या फिर आप उपभोक्ता हो। भारत अभी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, इसलिए भारत के सीमावर्ती राज्यों पे उतना तनाव तो होगा, लेकिन वो शत्रुता के लेवल पे एस्केलेट होगा, इसकी संभावना कम है। सर, भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा, राजनीति कहें, भारत के गौरव का एक बहुत बड़ा प्रतिमान है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे स्वतंत्र कराने के क्रम में हमारी मौजूदा सरकार ने क्रमिक रूप से कई, चाहे वो धाराएं हटाना हो 370 या 35 से, तमाम प्रयास किए हैं। और जैसा कि दिख रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन जिस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, क्या अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के रहते
पीओके को स्वतंत्र कराना इतना आसान होगा भारत के लिए? थोड़ा सा आगे जाइए इसमें। जी। पाकिस्तान ने तालिबान को पूरा समर्थन दिया, प्रत्यक्ष समर्थन दिया, या कह लीजिए कि पाकिस्तान से ही पला है तालिबान। जी। लेकिन यह देखने की बात है कि पाकिस्तान में अब कितने लोग चाहते हैं कि तालिबान सत्ता में आए, क्योंकि आतंकवाद और अशांति लोगों के जीवन स्तर को बहुत नीचे गिरा देता है। जी। पाकिस्तान के लोगों की जो हालात हैं आज, आप देखेंगे कि मेडिकल डिप्लोमेसी है, क्रिकेट डिप्लोमेसी है, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे हों। इसीलिए इधर आप देखेंगे कि जो एक एग्रेसिव कूटनीति की आवश्यकता थी, लेकिन अब पाकिस्तान में भी तालिबान के समर्थक नहीं रह गए, क्योंकि पाकिस्तान को जो भोगना पड़ रहा है वो तालिबान जैसे राष्ट्रों का समर्थन करने के कारण ही भोगना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अमेरिका ने तो पहले बैक किया उनको, लेकिन आज वो उससे बाहर आ रहा है। अमेरिका अब सहयोग करने को तैयार नहीं है। चीन का इतना बड़ा निवेश है उस क्षेत्र में, वो तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के भरोसे छोड़ नहीं सकता। तो वो नहीं चाहेगा कि तालिबान की सत्ता कोई बड़ा ऐसा रुख अख्तियार करे जिससे इनके व्यापारिक हित प्रभावित हों। जी। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के तालिबान, जैसा अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि उसने कह भी दिया है कि वो आंतरिक मामला है और उस पर हमें बोलना नहीं है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का मसला यह सरकार अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो उसे सुलझा लेगी। इसमें तालिबान कहीं आड़े आने वाला नहीं है। सर, आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता को उपेक्षित किया है कि नैतिकता जैसा कोई तत्व नहीं है। मेरा ये सवाल जो है वो नैतिकता से ही थोड़ा संबंधित, फिर भी मैं पूछूंगा कि कई बार तालिबान ने इस बात पर जोर देते हुए पाया गया कि ये हमारी सांस्कृतिक लड़ाई है। सर, सभी लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान एक समय सनातन संस्कृति, फिर बौद्ध संस्कृति, ऐसे ही तमाम अलग अलग संस्कृतियों का गढ़ भी रहा है। तो अगर ये युद्ध संस्कृति का नाम दिया जाता है इस युद्ध को, तो क्या नैतिकता के आधार पर ये प्रहार अन्य संस्कृतियों पर नहीं है? देखिए, फिर मैं कहा कि ये सब नैरेटिव्स हैं, ये सब कुछ ऐसे गढ़े जाते हैं, कथन गढ़े जाते हैं जिनके आधार पर अपने कुकृत्यों को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। जी। कौन सांस्कृतिक लड़ाई लड़ रहा है? सिविलाइजेशन का क्लैश आया, तमाम चीज़ें लोगों ने लिखा, किताबें लिखी गई, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। दरअसल जब भी थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की कोशिश होगी, जो तालिबान के साथ है, तालिबान की विजय को सत्ता का हस्तांतरण अगर देखा जाता तब तो ठीक था, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण बंदूक से हो रहा है और उस बंदूक के पीछे बताया जा रहा है कि इस्लाम की ताकत है। जी। तो इस्लाम का ये राजनीतिक संस्करण या किसी धर्म का संस्करण नहीं हो सकता। ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये सांस्कृतिक लड़ाई है ही नहीं, और यही भय पूरी दुनिया को सता रहा है तालिबान के साथ कि शरीयत कानून लागू करने के बाद आप कहीं पूरे के पूरे समाज को, अफगानी समाज को आप कितने वर्षों तक पीछे ले जाना चाहते हैं। और मानवतावादी कोई भी संगठन या देश यह स्वीकार नहीं करेगा कि, या दुनिया में यह स्वीकार नहीं होना चाहिए कि फिर इस तरह का एक स्टेट एग्जिस्ट करे। सर, एक बड़ा विषय जो कि आपने कहा कि वहाँ की जनता को भरोसा ही नहीं है नेतृत्व पर, चाहे वो पूर्व का नेतृत्व रहा हो, चाहे वर्तमान तालिबान का नेतृत्व रहा हो। वो लोग पलायन कर रहे हैं। एक दृश्य तो ऐसा आया कि प्लेन के जो पंख हैं और पहिए हैं उनमें लोग लटक गए, ऐसी स्थिति है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यह आदेश दिया है कि सभी अल्पसंख्यकों को अनिवार्य रूप से शरण दी जाए। इसके साथ साथ जो अफगान भाई बहन हैं उनको पूरी मदद दी जाए। सर, एक सवाल बड़ा ये उठता है कि अगर भारत इतना ही सहृदय था तो जिस समय अफगानिस्तान भारत से मदद मांग रहा था उस समय भारत क्यों चुप रहा? क्या वो भी प्रतीक्षा कर रहा था इस बर्बरता का? देखिए, मैंने कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ चीज़ें तय होती हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाएं थीं जी, तो सैन्य सहयोग तो कभी मांगा ही नहीं।
सैन्य सहयोग अलग से देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हथियारों की मांग की गई। हथियार की सप्लाई, अब अमेरिका जैसी सेना अगर वहाँ पे है तो अमेरिकी सेना को हथियार सप्लाई करना अलग से, ये अपनी कूटनीतिक स्तर पे देश तय करता है। कुछ विषयों पे हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए, कुछ विषयों पे अपने डिप्लोमेसी के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत की विदेश नीति बहुत स्पष्ट रही है, क्योंकि हम कभी भी हथियार सप्लाई करने वाले देश नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमने विकास के वो सारे मौके दिए। अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा निवेश हमने किया, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। अफ़गानी छात्रों को हमने छात्रवृत्ति दी है, अपने वहाँ पढ़ने का मौका दिया है। उन्हें चिकित्सा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। तो भारत ने बहुत मदद की, और ये वजह है कि भारत के को लेकर के एक बहुत बड़ा वर्ग है वहाँ का अफ़गानिस्तान का, कि अगर भारत इसमें कुछ करता, भारत के नेतृत्व में कोई बात आएगी तो उसे स्वीकार करेगा। और बड़ा इस बीच तालिबान के इस कूप के बाद भी एक चीज़ जान लीजिए कि बड़ा सुखद संयोग है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो वो बड़े आसान्वित हैं लोग वहाँ के। जी, भारत की भूमिका है, भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है, और भारत का नेतृत्व बहुत स्पष्ट है इस विषय पे। सर, छात्रों की बात हुई, भारत में भी अफ़गानिस्तान के तमाम छात्र हैं, और जैसा कि पूर्व में भी उनको छात्रवृत्ति और तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती रही हैं, लेकिन इस समय जब अफ़गानिस्तान से उनका लिंक पूरी तरीके से टूट गया है। अभी कल कुछ बच्चों से बातचीत हुई, उसमें पता चला कि परिवार से कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका भविष्य क्या नज़र आता है? क्योंकि ये अनिश्चित है कि अफ़गानिस्तान में पूर्व जैसे दिन कब आएंगे। तो ऐसे में अफ़गान छात्रों का भविष्य क्या नज़र आता है? पूर्व जैसे दिन का मतलब मैं नहीं समझ पाया। कुछ छात्र, जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल एक प्रोफेसर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हैं छात्र परिषद के, तो बातचीत के दौरान छात्रों ने बताया कि जब तक वहाँ पर स्थितियाँ सही नहीं होती, अब उनकी स्थितियाँ सही होने का मतलब यही है कि तालिबान की हुकूमत हटना, तब तक वो वापस नहीं जा सकते। तो अगर कोई छात्र ऐसा सोच रहा है या वो वापस जाते भी उनको तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, वो भारत में ही रहना चाहें तो रहें। भारत, ये तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, तमाम शरणार्थी ऐसे हैं, अभी भी शरणार्थी कैंप तो भारत में चल ही रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों में चल रहे हैं। तो वो तो सरकार तय करेगी कि उनका। सर, आज के समाचार पत्र में एक बड़ी खबर थी, रतननाथ मंदिर पुजारी राजेश कुमार, जिस समय वहाँ के निवासी अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे हैं, किसी भी देश में शरण ले लेना चाह रहे हैं, उस समय इस मंदिर के जो पुजारी हैं राजेश कुमार, वो अपने मंदिर से ये कहकर कि ये हमारे पूर्वजों ने यहाँ उपासना की है, पूजा की है, हमारे पूर्वजों की निशानी है, ये कहकर उस मंदिर से हटना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इस फैसले को आप क्या करार देंगे? साहस, शौर्य या मूर्खता? नहीं, इन सब शब्दों के बाद भी एक शब्द है आस्था। जी, साहस भी नहीं कह सकते, शौर्य तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शौर्य के प्रदर्शन का कोई फील्ड तो है नहीं वो। बिल्कुल। मूर्खता इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अपने कार्य के प्रति अगर निष्ठा है और आस्था है, आस्था के विषय को तर्क का विषय नहीं बनाया जा सकता। तो उसको हम लोग न डिस्कस करें तो ठीक है, क्योंकि अगर उनकी आस्था है तो निश्चित रूप से उन्हें चुनना चाहिए। हमारे वहाँ तो जैन धर्म में संलेखना का भी उल्लेख है, हम लोग तो धार्मिक लोग हैं। तो आत्मोत्सर्ग, यहाँ प्रयागराज में आप बैठे हैं, प्रयागराज में लोगों ने जल समाधियाँ ली हैं, तो ये तो परंपरा है हमारी। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर वहाँ पर धार्मिक कट्टरता के आधार पर उनकी हत्या कर दी जाती है तो संलेखना या जो नहीं, उससे नहीं तुलना की जाती। उनकी हत्या न करके तालिबानी ये प्रमाण दे सकते हैं कि वो बदले हुए रूप में आ रहे हैं। जी, जैसा कि वो जो विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं तो उनका संरक्षण करें, तो एक प्रमाण होगा कि तालिबानियों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया है। सर, अमरुल्लाह सालेह जो उपराष्ट्रपति थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने ताज़ा सूचना के अनुसार अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, क्योंकि जो सामान्य नियम होता है कि राष्ट्रपति के पद छोड़ने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभालता है, तो उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और ये भी कहा है कि हम इस पद को नहीं छोड़ेंगे। तो इस समय जब पूरे अफ़गानिस्तान को तालिबान ने कब्जे में ले लिया है, ऐसे में उनका जो ये बयान आया है,
निश्चित तौर पे साहसिक बयान है। तो क्या इससे जो वहाँ की जनता इधर उधर भाग रही, जैसा कि आपने कहा नेतृत्व पे भरोसा नहीं है, भरोसा करने की कोई वजह भी नहीं थी क्योंकि अशरफ गनी छोड़ के भाग गए, लेकिन वहीं पर एक चेहरा ऐसा निकल करके आया है कि सामने बंदूक होते हुए भी वो डटा है कि हम अंत तक खड़े रहेंगे। तो क्या उनका ये निर्णय या उनका जो ये घोषणा है ये अफ़गानिस्तान की जनता में कोई जन आंदोलन खड़ा कर सकेगी? देखिए, अभी तो जन आंदोलन की बात नहीं करेंगे, अभी हम कहेंगे कि थोड़ा सा सर्वाइवल आसान हो जाएगा। वहाँ के लोगों में जो अफरा तफरी है उसमें एक भरोसा जागेगा और लोग थोड़ा सा भरोसा करना सीख पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो मुख्यतः 4 समुदाय वहाँ पे रहते हैं, जैसे पश्तून हैं दक्षिण के क्षेत्र में, बीच में हजारा हैं, ताजिक हैं और उज़्बेक हैं जी। तो इनका संघर्ष, एथनिक स्ट्रगल, क्लैश वहाँ पे है। इसीलिए जो राष्ट्रवाद का तत्व मैं कह रहा था कि राष्ट्रवाद का एक तत्व होना चाहिए, एथनिक क्लैश होने के बावजूद भी राष्ट्रवाद का तत्व होता तो अफगानी राष्ट्र जैसी संकल्पना होती तो सब एकजुट हो जाते। बिल्कुल। लेकिन वहाँ अभी भी संघर्ष को स्थानीय स्तर पर, जिसे आप कह सकते हैं कि जब तालिबान सत्ता में आया तो दक्षिण से तालिबान में पश्तूनों का वर्चस्व है और जो नॉर्दर्न अलायंस बनी, जिसे आप कह सकते हैं सालेह साहब जो हैं उसमें, तो वो नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट से आए हैं। नॉर्दर्न अलायंस को भारत अमेरिका जैसे कुछ देश सपोर्ट करते थे और तालिबान को पाकिस्तान जैसा देश सपोर्ट करता था। तो ये संघर्ष साहस तो देगा, लेकिन फिर एक जो किसी तरीके से शांत हुआ था, अफगानिस्तान बन रहा था, वो फिर अफगानिस्तान फिर वहीं चला गया। और ये खतरा है तालिबान के रहते हुए, क्योंकि तालिबान एक एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहता है और नॉर्दर्न अलायंस के लोग भी ऐसा ही करना चाहते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में नुकसान अफगानिस्तान का ही हो रहा है। नुकसान अफगानिस्तान का। सर, जैसा कि रूस ने भी तालिबान को समर्थन दे दिया है, ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है, चाइना ने पहले ही उसकी सरकार को मान्यता दे रखी है, पाकिस्तान भी समर्थन में है, तो क्या भारत भी बंदूक के आधार पर बनी इस सत्ता को स्वीकार कर लेगा? और अगर नहीं तो आगे क्या? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो बंदूक से लड़ करके उन्होंने कुछ लिया ही नहीं है, सेनाएं लड़ी ही नहीं। 3 दिन में जिस तरीके से सब कुछ हो गया, इसे आप लड़ना कहेंगे? लड़ा तो गया ही नहीं। वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसको भर दिया उन्होंने, बहुत तेज भरे, वो खुद नहीं जानते कितनी तेज़ी से सब कुछ हो जाएगा जी। और इसमें जो कूटनीतिक फेलियर, हमने कहा कि दोहा में जो बैठक हुई कतर में जी, तालिबान और अमेरिकी डेलीगेट्स की, वह कहीं न कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उसकी वो जिम्मेदार है। तो ये बंदूक की नली से निकली हुई सत्ता नहीं है, ये कह सकते हैं कि एक सत्ता का सरेंडर हो गया और दूसरे ने सत्ता को ग्रहण कर लिया है, जिसका चरित्र मिलिट्री है, वो दिखावे में भी मिलिट्री है। और जो अब तक सरकार थी दिखावे में वो कम से कम डेमोक्रेटिक थी, ये एक डिफरेंस है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप भारत के यूथ को? विदेश नीति भारत की हमेशा से स्पष्ट रही है, इसीलिए विदेश नीति के मामले में हमेशा नागरिक कर्तव्य निभाते हुए देश की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि शरणार्थियों को आने देना चाहिए कि नहीं आने देना चाहिए, उन्हें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये सरकार के निर्णय हैं। हाँ, इसमें रायशुमारी हो सकती है, बातचीत हो सकती है, बातचीत करना लोकतंत्र का बहुत बड़ा, जीवंत लोकतंत्र का मानक है, होना चाहिए। लेकिन देश के युवाओं को एक चीज़ समझना होगा कि हमारी सभी पहचान के बाद भी हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का होना कितना आवश्यक है। यह तालिबान के इस प्रकार के उभरने से ये सिद्ध हो गया कि हमें अपने देश के लिए राष्ट्रीय तत्वों का समावेश अपनी विदेश नीति में ज़रूर करना होगा और भारत सक्षम है ऐसा करने में। हम सदियों से करते आए हैं और करते रहेंगे। किसी शायर ने कहा है कि बुलंदी हर घड़ी किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बेशक तालिबान आज अफ़गानिस्तान के लिए ऊंची इमारत है, लेकिन ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है। जिस दिन अफ़गानिस्तान के नागरिकों में राष्ट्रवाद जागा, उस दिन ये इमारत ध्वस्त हो जाएगी। एक शेर और हमें याद आता है,
लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आपने तालिबान के पूरे प्रकरण पे कई बारीकियाँ सुनी, समझी, चाहे वो उनकी अप्रत्यक्ष परतंत्रता हो जिसके वजह से वहाँ के नेताओं में नेतृत्व की क्षमता नहीं विकसित हो सकी, चाहे उनके सैनिकों की बात हो जो लड़ना ही नहीं सीख पाए। ऐसे तमाम विषय जो अभिमानी के द्वारा आप सभी के बीच रखे गए, जो आग वैश्विक पटल पे लगी है, ये आग भारत तक ना पहुँचे, भारत भविष्य में ऐसे संकटों से बचा रहे, इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यक है हम जागरूक हों, एक रहें और अपने अंदर राष्ट्रीयता के भाव को हमेशा जागृत रखें। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर बहुत जल्द। धन्यवाद। नमस्कार।